हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं बिहार जुडिशरी के लिए स्पेशल सीरीज चला रखा हूं, जिसमें कि मैं इंडियन पेनल कोड का प्रत्येक सेक्शन कवर करके पूरा एक्ट खत्म कर दिया हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रत्येक सेक्शन कवर करके पूरा एक्ट खत्म कर दिया हूं। अभी मैं सीआरपीसी का प्रत्येक सेक्शन कवर करते हुए अभी 114 तक खत्म कर दिया हूं। आज देखेंगे इस वीडियो में सेक्शन 115, 116, 117, 118 और 119। और इसके बाद बिहार जुडिशरी का पीटी में जो भी बिहार से और झारखंड जुडिशरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका एनालिसिस कर देंगे। मेंस में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का बिहार में और झारखंड में उसका एनालिसिस क्वेश्चन का और आंसर का दोनों का करेंगे। तो अभी देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 सीआरपीसी का 1973 का कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या कोई व्यक्ति अपराध किया करने वाला है, तब भी कानून में प्रावधान है कि उससे क्या ले लो, सिक्योरिटी आप ले लो। सिक्योरिटी लास्ट होता है, उससे पहले क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड ले लो, फिर 2 आदमी है उससे भी बॉन्ड ले लो, वो सिक्योरिटी कहलाएगा। उसके बाद सबसे 20-20 हज़ार रुपये का अमाउंट कैश ले लो, या 20-20 हज़ार रुपये का कोई आरसी बुक, प्रॉपर्टी, जमीन का कागज, चल अचल संपत्ति का रसीद, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले लो। तो वो कहलाते हैं, अमाउंट देता है या अमाउंट के बदले में कोई डॉक्यूमेंट देता है उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो वो देता है तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। और 2 आदमी जो आपको बेल ले रहा है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। और जो आप लिख के दिए कि मैं प्रत्येक कोर्ट के डेट पे ये थाना बुलाएगा, आईओ साहब बुलाएंगे तब आऊँगा, प्रेजेंट रहूँगा, तो उसको पर्सनल बॉन्ड बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं। तो वो ले लो आप। उससे भी नहीं आपको काम चल रहा तो उसको जेल में डाल दो 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन दे दो। जैसे एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 हटा तो वहाँ चांस था कि राइट फैल जाए। नेता बोल रहे थे कि धारा 370 को जो भी छुएगा उसका मैं हाथ काट दूंगा। काट दो हाथ, सबको जेल में डाल दो, पड़ा रहेगा वहाँ। 6 महीना बाद फिर एक्सटेंशन दे दो, 6 महीना बाद फिर एक्सटेंशन दे दो, 6 महीना बाद फिर एक्सटेंशन दे दो। कुछ तो 1 साल रहे, कुछ 2 साल रहे, कुछ 3 साल रहे। तो इस तरह से ये पावर है। पावर किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो रहेगा नहीं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम का है, तो 1 साल का सिक्योरिटी वो लेगा, डीएम 1 साल का लेगा। यदि हैबिचुअल ऑफेंडर है तो डीएम उससे 3 साल का लेगा। क्या 3 साल का बॉन्ड लेगा विथ और विदाउट सिक्योरिटी और विथ सिक्योरिटी अमाउंट। यदि जीएमएफसी ले रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले रहा है, तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर हो या ना हो, उससे 3 साल का लेगा। अब पिछला सब सेक्शन में हम देख चुके हैं, तो सेक्शन 115 देखते हैं। 115 कहता है कि पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस। किसी का अच्छा बिहेवियर है और वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, बेल बॉन्ड किसी के थ्रू भेज दिया है, या बोलता है कि सर आ जाओ, थोड़ा सा मैं कुछ काम में बिजी हूँ, या बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, या बच्चा हूँ, या मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, नेता हूँ, मैं बिजी हूँ, आप आ जाओ, मैं पर्सनल बॉन्ड भर करके दे दूंगा, सिक्योरिटी के साथ दो दे दूंगा, उनका भी सिक्योरिटी अमाउंट भी दे दूंगा आपके सेटिस्फेक्शन के अनुसार। तो पर्सनल अपेयरेंस डिस्पेंसर ठीक है, आप अपना एजेंट से, सर्वेंट से या किसी रिलेटिव से भेज दो। तो आप कौन, ये सब काम डीएम से बात होगा। तो डीएम क्या है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। तो ठीक है, आप नहीं आओ चलेगा, बॉन्ड भेज दो सिक्योरिटी के साथ, उसका भी कागज, सिक्योरिटी अमाउंट 20-20 हज़ार का तीनों का भेज दो, तब भी ये चलेगा। तो कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मीन्स कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो डीएम हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है। तो उसको देखते हैं। मजिस्ट्रेट में इफ ही सीज सफिशिएंट काउज, यदि वो सफिशिएंट रीजन देखता है, तो ऐसे नहीं कि अपराधियों नहीं और 10 मर्डर कर दिया, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस, तो छोड़ देगा कि ठीक है यार तुम मत आओ। ऑफ एनी पर्सन है ना, किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति पर नहीं जिसका बिहेवियर थोड़ा अच्छा हो, अपराधी टाइप नहीं हो। हैबिचुअल ऑफेंडर को नॉर्मली नहीं छोड़ता है, नॉर्मली तो किसी को नहीं छोड़ता है, इज्जतदार आदमी है तो उसी को छोड़ता है। एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कॉल्ड नोटिस, मतलब वो पहले नोटिस दिया तो नोटिस का जवाब इसने सेटिस्फैक्ट्री दिया, और सर मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, मैं घर पे हूँ, जब मर्जी तब मैं बॉन्ड आप कहो तो मैं भिजवा दूंगा, आप जहाँ हो थाना में भिजवा दूंगा, आप मजिस्ट्रेट साहब हो अपना ऑफिस में, आपके ऑफिस में बताता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब आप कोर्ट में हो, कोर्ट में भिजवा देता हूँ। हाँ, सो कॉल नोटिस दिया, सो कॉल नोटिस उसने जवाब भी दे दिया, व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, उसका जवाब दे दिया, फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर में परमिट हिम टू अपीयर बाय ए रीडर। तो कहेगा कि ठीक है आप खुद नहीं आओ, आप सो कॉल नोटिस का जवाब भी वकील के थ्रू दे दो, आप पर्सनल बॉन्ड सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी है उसका बॉन्ड दो आदमी का, उसके बाद तीनों का 20-20 हज़ार रुपया का चल अचल संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो क्या करो भिजवा दो। तो और लेकिन वकील को अपना जरूर भेज दो, वकील को एडवोकेट को जरूर भेज दो, तो वो एडवोकेट के थ्रू वो अपियर हो जाएगा, एडवोकेट के थ्रू अपियर हो जाएगा। ठीक है, तो 115 में क्या कहता है कि भाई मजिस्ट्रेट को ले डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका स्व मतलब सोचने की पावर उसके स्वेच्छा से है, उसकी इच्छा अनुसार पावर है, उसके के अनुसार वो चाहे तो आपको बोलेगा कि ठीक है आप वकील के थ्रू अपियर हो जाओ, है ना। ऐसे नहीं कि क्रिमिनल है तो उसको तो वकील के थ्रू भी नहीं अपियर हो जाएगा, इधर वकील को भेजा 10 मर्डर कर देगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए अब देखते हैं 116 कहता है इंक्वायरी टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पुलिस को चाहे एसपी ही क्यों ना है, डीजीपी ही क्यों ना हो, यदि कुछ भी करता है किसी केस में तो वो इन्वेस्टिगेशन कराता है, और वह टू फाइंड आउट द एविडेंस के लिए कुछ करता है, टू फाइंड आउट द फैक्ट, टू रीच इनटू द कंक्लूजन ऑफ द केस के लिए जो भी करता है उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन पूरी तरह से एक ट्रायल ही हो जाता है कि आपने 161 के बयान आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, हालांकि कहता कुछ नहीं, पैसा लेता है पॉकेट में रखता है, थाना में बैठे बैठे रिपोर्ट लिख देता है, सच्चाई तो यही है, लेकिन सबका बयान उसको लिखना है, स्पॉट पे जा करके मार्किंग करना है, उसके बाद 164 का बयान भी विक्टिम से लेना है, या मतलब जो भी है डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसमें मर रहा व्यक्ति उससे लेना है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल में भेजना है, ये सब काम करना है, कहीं उससे बोलना है कि तुमने बंदूक कहाँ छुपाया तो उसको रिकवर भी करना है, उसको कोर्ट में पेश भी करना है। कोई चीज आप सीज कर रहे हो, कन्फिस्केट कर रहे हो तो उसका आप सीजर लिस्ट भी बनाओगे, कोर्ट में पेश करोगे, लेकिन करना कुछ नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि पॉकेट में पैसा चाहिए 1 लाख 2 लाख, सब पेपर पे मामले ही दफा दफा हो जाएगा, जो किया उसके फेवर में रिपोर्ट बन जाएगा। सच्चाई ऐसा है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ पुलिस वाला हो तो बुरा मान जाए, सच्चाई ऐसा है, सारे दुनिया जानता है, लेकिन जान बच के सारा दुनिया बोलता है मैं नहीं जान रहा हूं, मैं नहीं जान रहा हूं, मैं नहीं जान रहा। तो 116 कहता है इंक्वायरी, तो हाँ, और दूसरा फिर पुलिस के अलावा यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कुछ करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला ही सारे काम करता है। 161 का सभी से 161 के जिस तरफ बयान लेता है सबको बयान लेगा, लेकिन यहाँ 161 का बयान नहीं कहलाएगा, सबका बयान लेगा, सबका अपना कोई स्टेटमेंट स्वेच्छा से वो लेगा, कोई भी रिकवरी वो लेगा, कोई भी सीजन लिस्ट वो भी बनाएगा, लेकिन उसका नाम चेंज करके बोलेंगे इंक्वायरी। और इंक्वायरी के अलावा ट्रायल के समय एक्यूज है ऑन ओथ, उससे पहले ओथ लिवाए, फिर एग्जामिनेशन, चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, फिर जज कुछ यदि पूछा तो वो ट्रायल में कहलाएगा, वो इंक्वायरी नहीं कहलाएगा, उसके बेस पर सजा होगा। इंक्वायरी के बेस पे सजा नहीं होगी, इंक्वायरी के बेस पे ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ट्रायल होगा, लेकिन इंक्वायरी के बेस पे भी ट्रायल होगा, सजा नहीं होगा, लेकिन ट्रायल के बेस पे सजा हो जाएगा, फांसी भी हो सकता है। तो इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन कि सच है या नहीं है। मेरे को डाउट लग रहा है
जज सोचेगा मेरे को डॉट लग रहा है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सोचेगा डीएम कि मेरे को डॉट लग रहा है पुलिस गलत हो रहा है, तो चल मैं ही इंक्वायरी कर लेता हूँ। तो वो जाएगा, सबसे पूछेगा तेरा बयान, आपका बयान, आपका बयान, आपका बयान, सब बोलो, विक्टिम का बयान, एक्यूज का बयान, सब बोलो, सीजर लिस्ट बनाएगा, अच्छा हाँ आइटम मिला सीजर लिस्ट में सब कोर्ट में पेश करेगा। और जज भी जाएगा तो अपने ही कोर्ट में अपना ही आइटम को पेश करेगा, तब भी इंक्वायरी है, किसी ऑफिसर के थ्रू ये सब काम ही कराया तभी वो इंक्वायरी करेगा। जज ये ट्रायल शुरू होने से पहले कुछ पूछता है, कुछ भी करता है कि उससे, विक्टिम से, किसी से भी, तब भी वो इंक्वायरी कराएगा और उसके बेस पे ट्रायल होगा। कहता है मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, सच्चाई जानने के लिए भी इंक्वायरी करेगा, है ना, अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन, है ना, एंड टेक फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर्स नेसेसरी, है ना, और फर्दर एविडेंस लेगा कि अरे इससे तो बयान लिया ही नहीं गया, इससे तो पूछा ही नहीं गया, ये यहाँ आइटम बोला वहाँ रिकवरी किया ही नहीं गया, उसका ड्राइंग बनाया ही नहीं गया, तो आप जाके बनाओ, तो उसको बोलेंगे फिर इंक्वायरी। लेकिन होता क्या है कि आप किसी भी सीनियर एडवोकेट से पूछना जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, आज तक डीएम, एडीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आज तक ये काम किया ही नहीं है, ये किताब में ही धरा का धरा रह गया। करेगा कौन? तो 2 स्टार वाला नन ला के उसको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, वो करता है। इसलिए कन्विक्शन रेट क्या है? 2%, 3%। एक्विटल रेट क्या है? 96%, 97%। अपराध करके लोग छूट जाते हैं, यही कारण है। अरे भाई, ला वाला सब थाना में रहना क्यों चाहिए? पुलिस में किसको भर्ती होना चाहिए? ला वाला बहुत है कैंडिडेट, उसको भर्ती करो, ला करेगा। तुम किसी का कन्विक्शन करा दोगे और किसी का एक्विटल करा दोगे अपराध किया, तो अपराध बढ़ेगा इंडिया में या घटेगा? तो सब थाना में भी ला वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ कानून लिख दिया है कि डीएम इंक्वायरी करेगा। आज तक किया क्या? पूछो, आज तक क्या किया? डीएम चीफ सेक्रेटरी होकर के रिटायर कर दिया, मान लो कि एडीएम से भर्ती हुआ, रिटायर कर गया, उससे पूछो आपने एक भी इंक्वायरी किया क्या? तो बोलेगे 0, नहीं किया। क्या किया? क्या बताया? स्लीप, ईट एंड वेट फॉर पेमेंट, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, और आगे कहता है कि आफ्टर कमेंसमेंट, इंक्वायरी जब शुरू हो गया तब, अब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी शुरू हो गया तब, अब बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, वो क्या करेगा? उस समय भी बॉन्ड भरवा लेगा। उसको लगे कि बंदा भाग जाएगा यार, 1 महीना इंक्वायरी चलेगा, 10 दिन इंक्वायरी चलाए, भाग जाएगा चेन्नई, भाग जाएगा सऊदी अरब, भाग जाएगा विदेश, तो बॉन्ड ले सकते हो, उस समय ही बॉन्ड ले लो, विथ और विदाउट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग, दिख रहा है ना, फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। बॉन्ड ले लो, भरा लो, बॉन्ड ले लो, सिक्योरिटी ले लो, बॉन्ड का मतलब तीनों समझना। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट इन डिटेंशन। अब किसी को लग रहा है कि बॉन्ड लेने से काम नहीं चलेगा, तो 6 महीने के अंदर डाल दो उसमें। तो बोलो कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डाल सकता है? डाला ना, जम्मू कश्मीर में डाल दिया ना, 3 साल का 6 महीना का एक्सटेंशन देते जाओ ना, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कम पावर नहीं, क्योंकि उसका एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट बोलती है तब करेगा, अकेले ऐसे करता ही नहीं है। बस उसको सोने से फुर्सत ही नहीं है, सो ले वही काफी है। Provided that where any person has kept in any detention pending such inquiry, then he shall be released after 6 months, है ना। 6 मंथ जैसे ही होगा, इंक्वायरी तो चलता रहेगा यार, तो सब दिन अंदर रहेगा, इंक्वायरी तो कंप्लीट करो, तो उसको रिलीज कर दो, एंड हिज प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड। अब उसका जो आप प्रोसीडिंग कर रहे हो ना इंक्वायरी का, इंक्वायरी भी टर्मिनेट होगा, उसको हटाओ, छोड़ो, इंक्वायरी 6 महीना चलेगा क्या? हाँ, आफ्टर 6 मंथ। 6 महीना ज्यादा मतलब कह रहा है सीधी सी बात कि 6 महीने से ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। 6 महीने ज्यादा तो जेल में नहीं रख सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, तो इंक्वायरी 6 महीना करोगे, वो अंदर रहेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इंक्वायरी भी टर्मिनेट हो जाएगा, उसको डिस्चार्ज भी करो, उसको रिलीज भी करो जेल से। उसके बाद सेक्शन 117 देखते हैं, 115 देख लिए, 116 देख लिए, 117 देख लिए। हमेशा ध्यान रखना है कि हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं किसी से,
है ना, कोई अशांति होने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, बलवा होने वाला है, राइटिंग होने वाला है, मर्डर होने वाला है, चोरी होने वाला है, डकैती होने वाला है, उससे पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा। मैं कौन, मैं हूँ डीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एडीएम हूँ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस मतलब फॉर टेकिंग द बॉन्ड, फॉर टेकिंग द सिक्योरिटी बॉन्ड। तो हाँ, किस लिए? फॉर पीस मेंटेन करने के लिए समाज में, और गुड बिहेवियर रखने के लिए। किसका? सस्पेक्टेड पर्सन का। ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये पढ़ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं 117 कहता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, है ना भाई। सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। पर्सनल बॉन्ड भर दो, जो सिक्योरिटी होगी पर्सनल बॉन्ड भर दो, जाओ खाली लिख के साइन कर दो, जाओ आधार कार्ड वगैरह वगैरह दे दो। कहता है कि नहीं 4-4 लाख रुपया भी जमा कर दो, तो बोल रहे कि सिक्योरिटी। पैसा नहीं है तो जो नहीं है, मोटरसाइकिल है हाँ उसका आरसी भी जमा कर दो, जमीन है हाँ उसका सैलरी जमा करो, सैलरी नहीं हो जो खतियानी जमीन है, अच्छा खतियानी है खतियान जमा कर दो, रसीद जमा कर दो, लैंड रिसिप्ट रसीद जमा कर दो। उसके बाद कहता है कि वो हो जाएगा सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी भी दे दिया। इफ अपॉन इंक्वायरी इट इज प्रूव दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनेंस ऑफ good behavior, he should execute a bond with or without security, and with security, and amount of every bond shall be fixed. क्या कौन फिक्स करेगा? डीएम फिक्स करेगा। With due regard to the circumstances of the case, हॉरिबल केस, मर्डर का केस है, दंगा कर रहा है, ज्यादा पैसा लो, 10-10 लाख भरो 3 आदमी, खुद आप भी भरो, दूसरी ड्यूटी वही बनेगा, ढूंढते रहो सिक्योरिटी का, नहीं तो 6 महीना अंदर जाओ। With or without security, with the security and amount of every bond shall be fixed. Oh, sorry, repeat हो गया। With due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, लेकिन हमेशा excessive नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि बंदा है गरीब, हर जोतरा है, खाने को पैसा नहीं है, 10 करोड़ का आपने बोला सिक्योरिटी अमाउंट दो, तो कहाँ से देगा? मर जाएगा, नहीं देगा, जान मार दो उसको, नहीं देगा। इसलिए एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इफ द पर्सन इज माइनर देन द बॉन्ड कौन भरेगा भाई? द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो मेजर लाओ तो उससे भरा जाएगा। अब 16 साल का हो, दंगा कौन करने बोला है, तो बॉन्ड भरो। तेरा सिक्योरिटी 100% चाहिए, वो मेजर चाहिए। सिक्योरिटी अमाउंट भी भरेगा तो सिर्फ मेजर भरेगा, तुम सिर्फ बॉन्ड भरेगा, क्योंकि माइनर इज नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कि ये अमाउंट क्यों लेता है? तो अमाउंट इसलिए लेता है कि पहले सम्मन भेजा, आप नहीं आए, वारंट भेजा, नहीं आए, क्या भगोड़ा डिक्लेयर किया, और स्कैंडर डिक्लेयर किया, तब भी नहीं आए, तो आपका चल अपन संपत्ति का मेरे पास डिटेल है। अच्छा इतना जमीन, इतना अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, चल अपन संपत्ति है जो अभी कोर्ट में अटैच हो गया। अब बोलो, अब समझ में आ गया कि किस लिए उसको ले लेगा, गवर्नमेंट है जो ले लेगा, इम्पाउंड कर लेगा, कन्फिस्केट कर लेगा, उसको अटैच कर लेगा। बस अब तू भाग दो, कपड़ा पहने, कपड़े पहन कर कहाँ तक जाओगे? सब जेल खेत जोत नहीं सकते, तो इसीलिए किसी का क्या सिक्योरिटी नहीं बनना चाहिए, तो समाज में तो हेल्प करना चाहिए। आपको लगता है कि गलत केस है, सिक्योरिटी बन जाओ। आपको लगता है झूठा केस है, सिक्योरिटी मत बनो, हैबिचुअल ऑफेंडर का सिक्योरिटी मत बनो। उसके बाद आगे क्या कहता है? इफ द पर्सन इज माइनर देन द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज सिक्योरिटी। तो बॉन्ड तो सिक्योरिटी ही देगा ना, माइनर है तो बॉन्ड भी सिक्योरिटी देगा, क्योंकि वो तो बॉन्ड एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड तो भर ही नहीं सकता। उसके बाद सेक्शन 118 कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, है ना, तो कि डिस्चार्ज कब किया जाएगा? तो आफ्टर इंक्वायरी इट इज प्रूव दैट द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी आर नॉट रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं रिक्वायर्ड, सो का नोटिस दिया ना, तो इसका जैसा कि जवाब दिया, इससे तो लगता है ये इन्फॉर्म बेचार नहीं है, ही इज इनोसेंट। तो क्या करोगे? ही शैल बी रिलीज आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, तुम ही खाली लिख के दो कि मैं अच्छा बिहेवियर रखूंगा, ऑफिस रखूंगा। इसको लिखने में लेने में तो कुछ दिक्कत नहीं है कि मैं शांति बनाए रखूंगा और अच्छा बिहेवियर रखूंगा। अरे सर मेरा तो पहले से अच्छा बिहेवियर, मैं तो पहले से शांति बनाऊंगा, मैं लिख के नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता।
फिर चले जाओगे अंदर। अब ये वेरी वेल आपका खराब है, ये लिख के देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं, कोई बॉन्ड तो दे दो कि शांति बनाए रखूंगा समाज में, कहीं आप साथ में निकल गए दंगा में। अब बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर रखूंगा, ये तो लिख के दे सकते तो सिर्फ छोड़ दिया ले लिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जाओ जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद लास्ट सेक्शन में लास्ट बट वन है, लास्ट बट वन 119 कहता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर सिक्योरिटी इज फिक्स्ड बाय मजिस्ट्रेट। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट जो है मान लो 10-10 लाख रुपये तीनों से रखा, तो कब तक रखा रहेगा मेरे पास? हाँ, तो जब तक दंगा की चांस रहेगा तब तक मैं रखूंगा, 6 महीने रखूंगा, 2 महीने रखूंगा, 1 महीने रखूंगा, किस पर डिपेंड करता है? तो कहता फिक्स्ड बाय मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन। वो रीजन लिखेगा कि दंगा होने का हाईली चांस है, हाईली प्रोबेबिलिटी है, मर्डर होने का, दंगा होने का, डकैती होने का, राइट फैलने का, ये होने का, वो होने का, है ना, पीस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने का, पीस भंग होने का, है ना, इनके बैड बिहेवियर हो जाने का, पहले से रिकॉर्ड है, ये है, वो है, लिखेगा अपना रीजन लिख के। और वो पैसा आपको, पैसा मान लो कैश दिए 10 लाख, तो पैसा आपको 6 महीने और 3 महीने 4 महीने उसका वो फिक्स करेगा कि इतना महीना आपका जमा रहेगा, इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद कहता है सेक्शन 120 ब्रीच ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का क्या वायलेशन करोगे तो अंदर डाल दो ना बॉन्ड का वजह से अंदर डाल दो। द बॉन्ड शैल बी बाइंड हिम टू कीप द पीस एंड गुड बिहेवियर एंड इफ ही कमिट्स द ऑफेंस, मतलब बॉन्ड का ब्रीच कर दिया और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस उसका है तो भी ब्रीच मान लो विथ इम्प्रिजनमेंट, देन ही शैल बी टेकन, देन इट विल बी टेकन एज ब्रीच ऑफ बॉन्ड। अंदर डाल दो, मान नहीं रहा तो क्या करोगे, अंदर डाल दो। अब कल से देखेंगे दोस्तों सेक्शन 121 और मैं कवर कर चुका हूं आईपीसी पूरा सेक्शन, आप उसे जरूर देखें। जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का तो जरूर देखिएगा, उससे आता है। उसके बाद एविडेंस एक्ट है, उसमें निमोनिक बना करके मैं कवर किया हूं, आप उसको भी जरूर देखें। उसके बाद सीआरपीसी का देखिए बोर्ड पे मैं कोशिश करता हूं कि डेली वीडियो बनाऊंगा। कब तक? 19 तक। 19 के बाद पटना में जाऊंगा तो वहाँ बोर्ड खरीदना पड़ेगा, तो बोर्ड खरीद करके वहाँ भी बनाऊंगा। लेकिन मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, व्यू तो बहुत ज़्यादा 30,000 व्यू चला गया, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करूँ, लिख के समझा सकूँ। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और बाद में मैं लाइव भी आऊँगा ताकि आप क्वेश्चन लेकर के रखना, उसका क्वेश्चन का मैं सही जवाब दूंगा। लेकिन ये होगा, ये पहले बीपीएससी का जो बीपीएससी मतलब जुडिशरी का जो पीटी का क्वेश्चन है उसको एनालिसिस कर लेंगे, फिर मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं और उसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर लिख करके ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिख करके कम से कम उसका पॉइंट एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद कोई चीज़ आप जानोगे तभी तो डाउट होगा, बिना जाने कैसे। उसके बाद आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी करना, क्वेश्चन आंसर लिखने का, और इसमें है पीटी में है सेट लगाने का प्रैक्टिस भी करना, और मेरा वीडियो के भी साथ चलो, आपका जुडिशरी का पूरा तैयारी हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।